हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो रिटेल ट्रेडिंग से रिलेटेड है। होलसेल ट्रेडिंग कुछ ट्रेडिंग क्या होती है ये हम पढ़ चुके थे। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे किया जाता है, होलसेल ट्रेडिंग होती है, रिटेल ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग है, अर्बन एरिया में कैसे सेंटर हैं, रूरल एरिया में कैसे सेंटर मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिटेल ट्रेडिंग। वैसे तो आप लोगों को पता है कि वेरी ईजी, दिस इज़ द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। जो शॉप्स या जो व्यक्ति जो बिजनेस यूनिट आप कह सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके, अगर कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कर रही है तो उसको हम रिटेल ट्रेडिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग जहाँ होती है वो फिक्स्ड जगह होंगी, स्टोर्स होंगे या एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी उसकी, मोस्टली सोलली डिवोटेड टू द सेलिंग। मोस्टली अकेला व्यक्ति जो होता है, एक ओनर होगा उसका, वो उसको सेल कर लेता है। छोटी छोटी शॉप्स जो होती हैं हमारी, ज़्यादातर इसी टाइप की शॉप्स होती हैं। जैसे स्ट्रीट के ऊपर हो गया, वहाँ पे कोई व्यक्ति बेच रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम बेच रहा है, कोई ट्रक्स डोर टू डोर सर्विस कर लेके आ रहा है, कोई मेल ऑर्डर लेके आ रहा है, कोई टेलीफोनिक कर रहा है, कोई ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स के थ्रू काम कर रहा है। इंटरनेट के थ्रू भी आप डोर टू डोर आपको डायरेक्ट सर्विस मिल सकती है, जो जिनको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल हो रही है क्योंकि आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो, कंज्यूमर डायरेक्ट परचेज कर रहा है ना, तो वो रिटेल हो रहा है, लेकिन वो थ्रू इंटरनेट हो रहा है। इसलिए नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के अंदर कई बार पूछ लेते हैं छोटा सा कि नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग का एग्जाम्पल दीजिए, तो इंटरनेट सेलिंग जो आप परचेज करते हैं इंटरनेट से, वो नॉन स्टोर हो गया। और स्टोर वाले जो पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस के ऊपर, किसी लोकेशन के ऊपर, कोई जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके ऊपर, वहाँ पे जाके शॉप के ऊपर जाके आप जो परचेज करते हैं वो आपका हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ में कुछ और स्टोर्स की बात करते हैं। इसी रिटेल ट्रेडिंग को हम आगे अगर बात करते हैं तो तीन तरीके के हमारे पास स्टोर्स आते हैं। एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सहकारी उपभोक्ता भंडार, जैसे आपने पढ़ा जो गवर्नमेंट करते हैं, कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं वो। ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था रिटेल ट्रेडिंग के अंदर, ताकि बड़े स्केल के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर लोगों को एक स्टोर मिल सके जहाँ सारी एक ही छत के नीचे सब सुविधाएं मिल जाएं, जो रेट हो वो वाजिब रेट हो, वहाँ पे दाम उसके उचित हो। तो इस तरह के वो कोऑपरेटिव स्टोर्स खुले थे स्टार्टिंग में। उसके बाद जो आया वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स आना स्टार्ट हुए। डिपार्टमेंट स्टोर, इसमें फ़र्क क्या हुआ कि डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर पर्सन की होगी, जो उसका ऑनर भी हो सकता है या कोई अथॉरिटी हो सकती है, या किसी को हेड उसने बनाया हुआ होगा कि ये पर्सन जो है वो परचेजिंग करेगा, काम लेगा, सारी चीज़ें देखभाल करेगा। वो एक या दो पर्सन इस तरह से उसके प्रोफेशनल्स पर्सन होंगे, वो परचेजिंग का देखेंगे। ठीक है, और सेल जो है वो डिफरेंट सेक्शन के अलग अलग सेक्शंस बने होंगे उसके अंदर, कि यहाँ पे आपको ग्रोसरी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको स्टेशनरी मिल जाएगी, यहाँ पे तो कई चीज़ों को मिला के इन्होंने क्या किया, एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट आया था स्टोर्स का, जो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास बेचते हैं रिटेल ट्रेडिंग के अंदर, वो है चेन स्टोर का। अब चेन स्टोर क्या होते हैं, वो ऐसे बड़े स्टोर्स हैं जो परचेज करते हैं डायरेक्ट, कहाँ से, मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, और जैसे चाहते हैं वैसे उस टाइप की पैकिंग, उस टाइप का डिज़ाइन, उस टाइप की वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करवा सकते हैं, अपने पैकिंग करवा सकते हैं। और अपने चेन स्टोर्स जैसे एक अलग अलग सिटीज़ में उन्होंने एक ही नाम से खोले हुए हैं, ठीक है, उनको चेन स्टोर कहा जाता है। डायरेक्टली सेलिंग करेंगे क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्ट आके लेके आ रहा है, वैसे पैकेट वैसी पैकिंग आपको दूसरी जगह हो सकता है ना मिले। हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ पे काम करते हैं उसके अंदर, और जो एबिलिटी होती है उसको वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक स्टोर के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि साहब ये हमने प्रोडक्ट दिया, इसके साथ हमने ये चीज़ फ्री दी तो हमारी प्रोडक्ट सेल हो गया, या हमने एक स्कीम लॉन्च करी कि आप इतने पैसे लीजिए, आप इतने पैसों का आप 10,000 की परचेजिंग करेंगे अगर आप 1 ईयर में, तो हम आपको 12,000 या 15,000 की परचेजिंग आपको फ्री में दे देंगे, यानी 2,000-3,000 आप एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। प्लस कंडीशन लगा देंगे, 1-1 हज़ार रुपये की परचेजिंग आपको हर मंथ करनी पड़ेगी, तब ये कंडीशन होगी, तो तब आपको 2,000 रुपये की एक्स्ट्रा परचेजिंग आपको फ्री मिलेगी। तो उससे क्या होगा, फुटफॉल होगा आपका, बार बार आप उन स्टोर्स पे जाओगे, चेन स्टोर पे जाओगे, है ना। तो आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो आप सुनते हो, वॉलमार्ट है, बिग बाज़ार है, रिलायंस मार्ट है, ये सारे चेन स्टोर के एक तरह से एग्जाम्पल्स हैं बड़े, वो आपको मिलते हैं। तो ये अपने एक स्टोर पे कोई एक
चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं उसका रिजल्ट बढ़िया आता है तो वो दूसरी जगह। मेन पर्पज़ होता है सेल को बढ़ाना, मेन पर्पज़ होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये सभी स्टोर्स जो हैं डायरेक्टली है, इसीलिए इन स्टोर्स पे ज़्यादा आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है, मार्केट में नहीं मिल पाती या दूसरे उनकी, क्योंकि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से परचेज़ करते हैं। तो ये स्टोर्स इकोनॉमिकली पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी रिटेल ट्रेडिंग की। लेकिन दोस्तों इससे जो चीज़ें हैं जो पढ़ रहे हैं चेन स्टोर से, डिपार्टमेंट स्टोर से या इन जो बड़े स्टोर में जाते हैं, तो जो हमारे मोहल्ले के अंदर क्लीन कॉलोनी के अंदर जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है धीरे धीरे करते हुए, और उनसे जो रिलेशन बनते हैं वो रिलेशन यहाँ पे कभी भी आपके डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जॉब करना है, काम करना है, पैसा कमाना है, वहाँ रिलेशन नहीं बनते। यहाँ आप जो स्टोर्स में से छोटी दुकानों से आप जो सामान लेके आते हो कॉलोनी की, वहाँ एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी आजकल इंडिया में भी कम होती जा रही है। इसके बाद दूसरा जो टाइप है हमारे पास सेलिंग का या ट्रेडिंग करने का, दैट इज़ होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग यानी बल्क में सामान परचेज करना या सेल करना उसको। अब ये बिज़नेस कैसे करते हैं, ये बीच में खूब सारे इंटरमीडिएट होते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, डीलर्स हो सकते हैं, ये कई लेवल पे हो सकते हैं, 1 लेवल पे, 2 लेवल पे, 3 लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। बड़ी कंपनी जैसी कंपनी जितना उसका माल सेल होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना इंटरमीडिएट बना देते हैं उसके अंदर। तो ये इंटरमीडिएट जो मर्चेंट्स हैं उनका भी प्रॉफिट होता है, एक तरह से सप्लाई चेन है पूरी पूरी, ये सप्लाई करते हैं, और लास्ट में जो है रिटेल जो वहाँ तक पहुँचेगी और उनके थ्रू ये सामान बिक जाएगा यहाँ पे। लेकिन डायरेक्ट रिटेलर्स को ये नहीं देते। होलसेलिंग का मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराएंगे। इसी में फिर ये जो दूसरी लाइन है वो वही बात करेगी, सम लार्ज स्टोर इंक्लूड द चेन स्टोर्स आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। क्योंकि ये अब ये क्या कर रहे हैं, ये मीडिएटर्स को घटा रहे हैं, जो डायरेक्ट जो इंटरमीडिएटरी जो मर्चेंट्स हैं इनको हटा दिया इन्होंने, मैन्युफैक्चरर्स से सीधा माल उठा लिया, इसलिए उनको वो सस्ता पड़ जाता है चेन स्टोर्स को। तो वो मीडिएटर्स को जितना भी जो प्रॉफिट मीडिएटर्स को मिलना था वो प्रॉफिट ये खुद ही कमा लेते हैं या कंज्यूमर को बेनिफिट दे देते हैं, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं ये। तो मोस्टली रिटेल स्टोर्स प्रोक्योर सप्लाई फ्रॉम इंटरमीडिएट सोर्सेज। जो नॉर्मली हमारा जो काम चल रहा था या नॉर्मली जो कॉलोनी के जो थे हमारे लोग, तो वो कहाँ से आते हैं, इंटरमीडिएट सोर्सेज से सामान लेके, होलसेलर से लेके आते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उनको महंगा पड़ता है। तो होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट, वो क्रेडिट भी देते हैं किसको, रिटेलर्स को देते हैं, और ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, जैसे ही वो सामान बिक जाए फिर वो उसको पेमेंट कर सकते हैं, और रिटेलर ऑपरेट कर सकते हैं वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर कैपिटल्स। तो काफ़ी कुछ उनका उधारी पे काम चल जाता है इस तरह से। तो ये होलसेल ट्रेडिंग का काम होता है। एक और सर्विस हमारे पास आई है इसके बाद में, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। मोस्टली ये सर्विस है या फैसिलिटी है, इसमें कोई चीज़ या प्रोडक्शन आपको नहीं मिलता, ये सर्विस दी जाती है। क्या ले जाते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर हम, पीपल ले जा सकते हैं, मटेरियल ले जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड होती है जो फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जाती है। इट इज़ ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैंस बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी, उसको सेटिस्फाई करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आजकल जल्दी से जल्दी हम चीज़ चाहते हैं, हमने आप ऑर्डर किया और हमें फटाफट मिल जाना चाहिए दूसरे दिन। तो स्पीडी ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और कंजम्पशन ऑफ गुड बढ़नी चाहिए, ये हमारी चीज़ें हैं। अब इसकी जो वैल्यू है मटेरियल की वो डिपेंड करेगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे। दैट मीन्स कि किस तरह से जितना जल्दी आप चाहोगे उतना उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी चीज़ की। एक पेन अगर 10 दिन बाद आता है आपके पास ट्रांसफर, ऐसा इजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से आप लेते हो तो हो सकता है 10 रुपये का पेन आपको 11 रुपये में मिले, और आप वही फास्ट चाहते हो कि मुझे कल ही मिल जाए, तो हो सकता है वो 15 रुपये उस पर चार्ज है, वो बाय प्लेन आएगा या फ्लाइट से आएगा तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो जो मेन गुड्स की कॉस्ट है वो उसमें उसको चेंज कर देती है कि आप किस तरह से लेते हो। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को भी अलग अलग तरीके से आजकल मेज़र करना स्टार्ट कर दिया, उसको अलग तरीके से नापना शुरू कर दिया है। एक होता है किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस उसको कहते हैं। किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द रूट लेंथ, यहाँ से 500 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, तो इसको कहते हैं किलोमीटर डिस्टेंस। दूसरा होता है हमारे पास टाइम डिस्टेंस, दैट मीन कितना टाइम लगेगा चीज़ को ट्रैवल करने में।
अब डिपेंड करता है 10 घंटे में पहुंच गया, 5 घंटे में पहुंच गया, 3 घंटे में पहुंच गया, 2 घंटे में पहुंच गया। ये है टाइम डिस्टेंस कि कितनी देर में पहुंचते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास आती है जो पर्टिकुलर रूट के ऊपर। और फिर होता है कोस्ट डिस्टेंस कि एक्सपेंस कितना लग रहा है। ये चीज़ जो 100 रुपये में पहुंच रही है, 50 रुपये में पहुंच रही है, 20 रुपये में पहुंच रही है या 500 रुपये में पहुंच रही है कोई चीज़, दैट इज़ कोस्ट डिस्टेंस। अब उसमें टाइम का लिमिटेशन नहीं है। टाइम डिस्टेंस की जो पहला किलोमीटर कि यहाँ से मान लीजिए जयपुर से कोई 500 किलोमीटर दूर है या दिल्ली से जयपुर कोई चीज़ पहुँचनी है, उसको 5 घंटे लगते हैं बाय बस के थ्रू या ट्रेन के थ्रू पहुँचेगा तो, ठीक है। तो ये 5 घंटे जो लग रहे हैं, 5 आवर्स, ठीक है, ये हो गया टाइम डिस्टेंस। 500 किलोमीटर या 200, 250, 300 किलोमीटर जो है, 250 किलोमीटर जो है, 250 किलोमीटर्स है, ये हो गया किलोमीटर डिस्टेंस। अब अगर वो प्लेन के थ्रू पहुंचा तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा, दैट इज़ टाइम डिस्टेंस। फिर आ गया बस के थ्रू पहुंचा तो क्या हुआ, 5 घंटे लगे। टाइम डिस्टेंस वही है, लेकिन एक आधे घंटे में पहुंचा रहा है प्लेन के थ्रू और एक 5 घंटे में पहुंचा रहा है। तो ये डिफरेंस उन दोनों के अंदर टाइम डिस्टेंस होगा। अब इस टाइम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही कॉस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। बस के थ्रू जाएगा बंदा तो हो सकता है 300 रुपये में पहुँच जाए, 500 रुपये में पहुँच जाए, लेकिन वो प्लेन के थ्रू जा रहा है तो उसको 5,000 रुपये भी लग सकते हैं उसके, ठीक है। तो ये कॉस्ट डिस्टेंस कि आप किस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, बंदा पहुंचा रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं, मटेरियल पहुंचा रहे हैं, वो अलग बात है। तो कॉस्ट डिस्टेंस अलग होगी, टाइम डिस्टेंस अलग होगा और किलोमीटर डिस्टेंस अलग होता है। ये 3 तरह के डिस्टेंसेस हमारे पास हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं आजकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। अब इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की डिस्टेंस कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा मोड से जाएगा, हम टाइम और कॉस्ट को डिसाइड करते हैं और फिर ये जो है उस सामान की या उस चीज़ की वैल्यू को अफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। अब एक आइसोक्राइन लाइन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द आइसोक्राइन लाइन, ठीक है। आर drawn on the map to join places equal in term of the time taken to reach them. That means टाइम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जहाँ से किसी चीज़ को अगर एक टाइम में कहाँ वो पहुँच सकती है उतनी, 5 घंटे में यहाँ से कहाँ दूरी है, 5 घंटे में ये दूरी है, टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसको जो इक्वल प्लेसेस को जोड़ती है लाइन, इमेजनरी लाइन है ये भी। जैसे आपने आइसोथर्म्स लाइन पढ़ी थी अभी 11th में आप पढ़ के आए हो, है ना। आइसोथर्म है, आइसोबार्स लाइन है, तो उसी तरह से ये आइसोक्रोन लाइंस भी यहाँ पे आती है। तो ये ध्यान रखना, ये टाइम के अकॉर्डिंग इसको मैच किया जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्रैवल के ऊपर बात थी। अब नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी की बात कर लें थोड़ा सा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो आजकल डेवलप हो रखा है, डिफरेंट प्लेसेस को लिंक करने का काम नेटवर्क करता है। ये रोड नेटवर्क वगैरह सारा कुछ हो सकता है। नेटवर्क जो है वो कई नोड्स के थ्रू बनते हैं। नोड किसको कहते हैं, जो मीटिंग पॉइंट है या 2 जगहों को आपस में जिस रूट के थ्रू, जिस पॉइंट के थ्रू हम मिलाते हैं, दैट इज़ नोड्स। तो पर्टिकुलर पॉइंट या डेस्टिनेशन जो है वो उस टाउन को हम नोड कह देंगे। और लिंक जिसके थ्रू वो मिलता है वो रोड हो सकती है, रेलवे नेटवर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एवरी रोड दैट जॉइन द 2 नोड्स इज कॉल्ड ए लिंक। तो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं नेटवर्क के अंदर। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि लिंक क्या है, कौन किस लिंक के थ्रू जा रहा है, प्लेन ए रूट के थ्रू जा रहा है, रेलवे रूट के थ्रू जा रहा है, रोड के थ्रू जा रहा है, दैट इज़ लिंक, ठीक है। कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, स्टेशन कौन से हैं, वो नोड हो गए। और इनके बीच में जो रूट्स का नेटवर्क है वो हमारा पूरा जाल जो है वो नेटवर्क है। Then a developed network has many links, which means that places are well connected. जब एक के साथ वहाँ ट्रेन भी पहुँच सकती है, वहाँ प्लेन भी पहुँच सकता है, वहाँ पे रोड से भी जा सकते हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो नेटवर्क है या वो प्लेस है, वो नोड है, वो वेल डेवलप्ड है, वेल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आता है। उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और है, तक कंप्लीट कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस तरह से अफेक्ट होता है, देखो डिमांड के ऊपर काम करता है। जितनी पॉपुलेशन साइज़ बड़ा होगा उतनी ही ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड ज़्यादा होगी, उतनी ट्रांसपोर्टेशन आपको ज़्यादा चाहिएगा। और दूसरा डिपेंड करता है रूट्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट की लोकेशन सिटी की कहाँ पे है, ठीक है, टाउन कहाँ पे है, विलेजेस कहाँ पे, उसमें इंडस्ट्रियल सेंटर्स कितने हैं, वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल बनता है या नहीं बनता, उसका किस तरह से ट्रेड करने का पैटर्न वहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ लैंडस्केप, दैट मीन ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर आ गया वहाँ पे, वो कहाँ पे है,
और ठीक है, माउंटेन्स एरिया के अंदर है, प्लेन एरिया में है, टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसकी बात कर सकते हैं, और कितने पैसा या फंड अवेलेबल है वहाँ पे जाने के लिए रूट के। तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि मान लीजिए हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली वेल कनेक्टेड है, प्लेन एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट भी मिल जाएगा, वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा, मेट्रो भी वहाँ पे है, बसेस भी वहाँ पहुँचती है, रेलवेज़ भी पहुँचती है ना। लेकिन क्या शिप्स पहुँच सकते हैं? नहीं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि वो बीच में लैंडलॉक्ड है, ठीक है। यही चीज़ हम चेन्नई की, कोलकाता या मुंबई की बात करें तो वहाँ सारी जो शिप्स भी पहुँच जाएंगी वहाँ पे, ये एक चीज़ वहाँ पे और ऐड हो जाएगा। यही चीज़ अगर किसी माउंटेनस एरिया में होती या ऐसी ट्रोपोग्राफी होती जहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते, दूसरी रोड या रेलवे नेटवर्क नहीं पहुँच पाता, रेल नेटवर्क नहीं पहुँचा तो रोड से या एयरप्लेन से हम पहुँचते। तो इस तरह से डिपेंड करेगा कि लोकेशन सिटी की कौन सी है, कितनी है। बॉर्डर एरिया पे होता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अफेक्ट करने वाले होते हैं। थैंक यू। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें। रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।